अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम टॉपिक करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फर्स्ट ईयर के इम्यूनिटी वाले चैप्टर में एक छोटा सा बॉक्स है बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ जाता है और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मुझे लगता है कि उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हम टेंशन ना लो, किसी चीज की डीप में नहीं जा रहे, बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहे, बस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझने वाले हैं कि ये है क्या भला। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, ये जितना भी है इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और कॉन्सेप्ट क्या रिवाइज करो कि जब हमारे पास कोई एंटीजन आ गया था बॉडी में क्या आया था? एक एंटीजन आया था। तो उस एंटीजन को न्यूट्रोफिल्स ने या मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ करने की कोशिश की और इनगल्फ करने के बाद या तो उस एंटीजन के कुछ पार्ट्स, उस बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स एंटीजन की सूरत में वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में फेंक दिए, या फिर मैक्रोफेजेस ने प्रॉपर उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करके लेकर गया था टी सेल्स के पास, या फिर डायरेक्ट जो फ्री एंटीजन से वो बी सेल्स के पास आए और बी सेल्स के पास आने के बाद यहाँ पे इस पर रिसेप्टर होता है जिस पर एंटीजन आके जुड़ जाता है। और एंटीजन आके जुड़ने के बाद ये बी सेल किसके हेल्प से? हेल्पर सेल 2 के हेल्प से कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल्स में। किसमें? खुद को डिवाइड करता है और ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल्स में। ये वाले बी सेल्स कौन से होंगे? प्लाज्मा सेल्स, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी सेल्स। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, इन प्लाज्मा सेल्स की खुसूसियत क्या होती है कि ये वही एंटीबॉडीज सीक्रेट करेंगे जो एंटीबॉडीज इसके ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बी सेल ने शो की हुई थी वही एंटीबॉडीज की सेम कॉपियां ये प्लाज्मा सेल बनाना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? बनाना शुरू कर दिया। बिलफर्ज ये हमारे पास B1 था। क्या था ये बी सेल जो है वो B1 था। इसी तरीके से एक और बी सेल है B2 सेल। कौन सा वाला? B2 सेल। इसके ऊपर भी एक एंटीबॉडी जो है सरफेस प्रोटीन के फॉर्म में ऊपर जुड़ी होती है और इसके खिलाफ अगर कोई एंटीजन आता है तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये भी एक्टिवेशन के बाद बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे जिनका काम होगा एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना। ऐसे एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना। हम जस्ट वो कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, वहां से ये सारा समझेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि एक बी सेल ये था B1, एक बी सेल ये था B2, दोनों बी सेल्स हैं। इसके ऊपर ये वाली एंटीबॉडी थी तो उसने इसी की सेम कॉपियां बहुत सारी बना ली, मिलियंस में बना ली। ये जो B2 सेल था इसके ऊपर ये वाली एंटीबॉडी थी तो इसने इसी एंटीबॉडी की बहुत सारी कॉपियां बना ली। तो ये एक बी सेल, वही बी सेल ने खुद को डिवाइड किया, आइडेंटिकल ट्विन्स बनाता गया, प्रोलिफरेशन हुई, प्लाज्मा सेल्स बने और उन प्लाज्मा सेल्स ने सारी सेम टू सेम इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली। क्या करी? एंटीबॉडीज बना ली। तो अगर मैं इस B1 ने जितनी भी एंटीबॉडीज बनाई, ये सिंगल क्लोन था ना, ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन है, ये B1 है, ये B2 है, इसी तरह B3 होगा। स्प्लीन में या लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे बी सेल्स हैं, उनमें से एक बी सेल को अगर मैं उठाता हूं तो वो एक क्लोन है और उसी बी सेल ने जब उसको एंटीजन मिला तो उसने अपने ही बहुत सारी कॉपियां बना ली और बहुत सारी एंटीबॉडीज उसी तरह की बना ली जिस तरह उसके सरफेस के ऊपर थी। तो क्या है कि ये एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी सेम है, ये एंटीबॉडी और ये वाली एंटीबॉडी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये सारी एंटीबॉडीज एक दूसरे की क्या है? आइडेंटिकल है। एक दूसरे की क्या है? आइडेंटिकल है। या दूसरे लफ्जों में बताऊं तो इस एक सेल से बनने वाली जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो एक दूसरे की क्या है? क्लोन्स। एक दूसरे की क्या है? क्लोन्स। क्लोन्स का क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी। कि एक मैं हूं और बिल्कुल मेरी तरह का एक और बंदा अगर हो जाए, मेरे ही कॉपी बन जाए तो दैट इज क्लोन।
वो मेरा क्लोन होता है। तो इसी तरीके से ये जो बी सेल है या B1 सेल, इसने जितनी एंटीबॉडीज बना लिए इस एंटीजन के एक्टिवेशन के बाद, इस एक्टिवेशन के बाद जितनी ये एंटीबॉडीज बनाएगा वो सारी की सारी सेम होंगी। इसी तरीके से B2 सेल जितनी एंटीबॉडीज बनाएगा वो हमारे पास एक दूसरे के लिहाज से सेम होगी। हाँ, ये एंटीबॉडी डिफरेंट होगी, ये वाली एंटीबॉडी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्लोन से बनी थी, ये वाली डिफरेंट क्लोन से बनी थी। तो ये सारी एंटीबॉडीज जो एक ही बी सेल की प्रोलिफरेशन के बाद हमें मिलती हैं, इनको क्या बोलेंगे? क्योंकि सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल क्लोन हैं, तो इस तरह की एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाम से पता चला, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। क्लोनल का मतलब एक ही क्लोन से, वन क्लोन। एंटीबॉडीज का मतलब एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी एंटीबॉडीज जो कि किसी बी सेल के एक ही क्लोन से डिराइव हुई होती हैं, उसको कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। The antibodies derived from a single B cell is called monoclonal antibodies, और इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है MAB, मैब। ठीक है, क्या लिखा जाता है? मैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की समझ आ गई कि ये कौन से एंटीबॉडीज होती हैं? ऐसे एंटीबॉडीज जो कि एक ही सिंगल बी सेल से डिराइव हुई होती हैं। एक जब सिंगल बी सेल है, जब उसको एक एंटीजन मिलता है तो उस एंटीजन के बाद वो अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है, जिनको प्लाज्मा सेल्स या एक्टिवेटेड बी सेल्स बोलते हैं। और उनसे जो भी एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। ये सारी की सारी एंटीबॉडीज इसी एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगी, इसलिए तो ये स्पेसिफिक है। ये जो मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी एंटीजन के खिलाफ काम करेंगी। ये एंटीजन उसको बॉडी में जहां भी मिलेगा उसको ये कैप्चर करेंगे और उसको मारने में हेल्प आउट करेंगे। तो ये एंटीबॉडीज क्या हुई एक दूसरे की? दैट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्या हुई? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो होप्स हो कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उसकी समझ आ गई है कि व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पढ़ना ही क्यों चाह रहे हैं? ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या चीजें होती हैं। इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? उसकी वजह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डायग्नोसिस जो फील्ड है, कि जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है कि तुम्हें कैंसर हो गया, अच्छा तुम्हारा ये कैंसर है, तुम्हें लिम्फोमा है, तुम्हें ल्यूकेमिया है, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तुम्हें गोनोरिया है, तुम्हें साइफिलिस है, तुम्हें फलानी बीमारी है, तुम्हें फलानी बीमारी है। तो ये जो डायग्नोस की जाती है, बीमारियों की तशखीस की जाती है, जो मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उस टेस्ट के बाद बताया जाता है कि तुम्हें ये बीमारी है या ये बीमारी है। तो इस डायग्नोसिस में एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने तो एक रेवोल्यूशन, इनकलाब लाया है हमारे मेडिकल की फील्ड में, कि अब कई किस्म की बीमारियां जो है उनको डायग्नोस भी किया जा सकता है और कई किस्म की बीमारियों को विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। जिसमें कैंसर सबसे टॉप पे है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इस तरह के कैंसर हो गए, लिम्फोमास हो गए, जो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है, जो ल्यूकेमिया है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर है, उनके खिलाफ ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये जब हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं और ऑपरेशन के बाद मतलब बाज़ दफा क्या है कि हमें किसी आर्गन को ट्रांसप्लांट करना होता है। जैसे हमारी किडनी खराब है, तो किडनी जब खराब है तो हम किसी डोनर को ढूंढते हैं और उस डोनर की किडनी जो है हमारे अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। तो जो उसका मसला ये होता है कि जो डोनर की किडनी होती है उसको हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी एंटीबॉडीज एज अ फॉरेन एंटीजन कंसीडर करती हैं और उस किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं होने देती, उस किडनी को वो खराब कर देती है, फंक्शन नहीं करने देती। तो जिसको टिश्यू रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट टिश्यू रिजेक्शन जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। अभी हम एक एग्जांपल से कंसीडर करेंगे और उससे सारी इंशाल्लाह समझ जाओगे, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट तरीके के जो तरीके हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन हमने बेसिक टेक्नोलॉजी समझनी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर, और वो क्या है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी।
क्या है, उस बॉक्स के अंदर हाइब्रिडोमा सेल्स लिखे हुए हैं। तो इसकी वजह से हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की तो समझ आ गई कि क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अभी आते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे। किस पे आते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है, हाइब्रिड बीच में आया हुआ है। तो मतलब ये कोई दो चीजों का मिलाप है। हाइब्रिड क्या होता है कि जिसमें दो डिफरेंट चीजें आपस में मिल जाएं, तो दैट इज हाइब्रिड। जैसे हमारे पास ये एक है, ये एक चीज है और ये लाल वाली दूसरी चीज है। अब अगर इनको मैं अलग कर लेता हूं, यहां से एक काला ले लेता हूं लाइन और एक मैं यहां से रेड से ये ले लेता हूं, तो अब ये वाली चीज क्या है, ये इन दोनों का हाइब्रिड है। इन दोनों का क्या है, इस लाइन का और इस लाइनों का ये हाइब्रिड है, जिसमें एक काली लाइन और एक लाल लाइन है। मतलब दो डिफरेंट चीजों का आपस में मिल जाना। तो यहां पर भी हाइब्रिड लफ्ज है, तो समझ लो कि कोई चीजें दो आपस में फ्यूज हो रही हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसी जानदार के बाहर। हमारे मतलब लैब में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारे पास हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इसको दो साइंटिस्ट है, एक हमारे पास कोलर था, कोलर, जॉर्ज कोलर, और एक हमारे पास सीजर माइलस्टेन था, माइलस्टेन। एक हमारे पास जॉर्ज कोलर था और एक हमारे पास सीजर माइलस्टेन था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये लैब में काम कर रहे थे 1970 में, 1970 में, आज से कई साल पहले 1970 में ये लैब में काम कर रहे थे। और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी है इनको डिस्कवर किया या इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। इस टेक्नोलॉजी से क्या है, उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना ली। इस टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना ली। और ये इतना अच्छा काम था कि 1984 में, कब, 1984 में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या दिया गया, 1984 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। एमसीक्यूज के हवाले से ये बातें आती हैं कि किसने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था या बनाया था। तो वो हमारे पास जॉर्ज कोलर और सीजर माइलस्टेन था। उन्होंने 1970 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लैब में ये काम किया और 1984 में उनको फिर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो अब समझते हैं कि यार इन्होंने खास ऐसा क्या काम किया कि उनकी इसकी वजह से हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल गई, वो भी इन विट्रो में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर एग्जांपल कंसीडर करता हूं। वो वाला एग्जांपल नहीं, वैसे ही एक आम सा एग्जांपल कंसीडर करता हूं। और वो एग्जांपल है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का। क्या है हमारे पास, ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि जो खवातीन को जो ब्रेस्ट का इशू होता है कि उसमें जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, छाती के जो हमारे पास सीने के जो सेल्स होते हैं, उनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें कुछ सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है और वो जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। तो सेल खुद को डिवाइड ही कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे होते हैं, डिवाइड ही कर रहे होते हैं, वो ग्रोथ कंट्रोल नहीं होती। तो इस तरह के जो सीन को फिर हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में सेल्स जो होते हैं, बिल्कुल ये कैंसरस सेल्स है या कोई भी नॉर्मल सेल है, कोई भी हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, तो इस सेल के ऊपर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं HER2 रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, HER2 रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, HER। ये चीज ये समझो ताकि हमें टेक्नोलॉजी की सही से समझ आ जाए। ये ब्रेस्ट कैंसर है, इसके सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये ब्रेस्ट जो हमारे पास ब्रेस्ट सेल है उसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं HER2 रिसेप्टर। HER क्या है, ह्यूमन एपिडर्मल, क्या है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो यहां पे HER2 होते हैं। अब ये क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एपिडर्मल ग्रोथ, मतलब ये जो हमारे पास जीन्स होते हैं, इनसे जो प्रोटीन बनती है, जो फैक्टर बनता है, वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है ग्रोथ में, इनलार्जमेंट में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब इन जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाती है और इनके कंट्रोल से मतलब ओवर ग्रो करना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर हम कैंसर बोलते हैं। जब हमारे सेल्स ओवर ग्रो करते हैं, कंट्रोल से बाहर
हद से बाहर जो है ना, हद से ज्यादा वो खुद को डिवाइड करते हैं तो वो कैंसर होता है। तो यहां पर भी इसके म्यूटेशन की वजह से ये HER2 रिसेप्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसकी वजह से सेल्स हमारे डिवाइड करते जाते हैं, उनकी ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो रही होती और हमें हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। तो यहां पे मैं HER2 को एज एंटीजन कंसीडर कर लेता हूं कि मैं इसको एज एंटीजन कंसीडर करके इसके खिलाफ अब बनाऊंगा एंटीबॉडीज। क्या बनाऊंगा? एंटीबॉडीज। इस HER एंटीजन को मैं कह देता हूं कि ये कोई एक्स एंटीजन है। क्या है? एक एक्स एंटीजन है। तो इस एक्स एंटीजन को इंजेक्ट करूंगा सिरिंज के जरिए। मैं लैब में बैठा हूं, ठीक है, लैब में बैठा हूं और मेरे पास एक माउस है, एक चूहा है। उस चूहे में मैं इंजेक्ट करता हूं एंटीजन, इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इन माउस, इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इन माउस। इस चूहे में मैं ये एंटीजन इंजेक्ट कर देता हूं। जब ये एंटीजन मैं इस चूहे में इंजेक्ट करूंगा तो इस चूहे के बॉडी में क्या होगा कि हफ्ता 10 दिन तक इस एंटीजन के खिलाफ चूहे के बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। वही सेम है कि इसके लिए तो फॉरेन पार्टिकल है ना, इसके लिए क्या है, इस चूहे के लिए वो फॉरेन पार्टिकल है एंटीजन। जब मैं उसको इंजेक्ट करूंगा इस चूहे में तो इस चूहे के बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएंगी, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। क्या शुरू हो जाएंगी? एंटीबॉडीज। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद बिलफर्ज ये चूहा मर जाता है। तो क्या हो जाता है कि चूहे के मरने के बाद मैं उससे स्प्लीनिक जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनको सेपरेट करता हूं। स्प्लीन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बी सेल्स ज्यादातर हमारे पास, ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ज्यादातर हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होती है, जिसमें लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज आ सकते हैं और स्प्लीन है और बोन मैरो है। अब बोन मैरो से ज्यादा स्प्लीन इजी है, तो स्प्लीन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्प्लीन के अंदर जो खून है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें जो प्लाज्मा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस प्लाज्मा में क्या होगा, हमारे पास बेसिकली इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी होंगी। लाजमी बात है, एंटीजन एक अगर चूहे को मिला है तो चूहा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज वो बी सेल्स हमारे पास ज्यादातर स्प्लीन में होते हैं, तो स्प्लीन में एंटीबॉडीज का होना जरूरी है, स्प्लीन में एंटीबॉडीज का होना जरूरी है। तो इसी वजह से जब मैं हफ्ते बाद इस चूहे के स्प्लीन से एंटीबॉडी या प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करूंगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें एंटीबॉडी भी होगी, एंटीबॉडी पॉजिटिव। ये ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एंटीबॉडी पॉजिटिव। उसके बाद HGPRT पॉजिटिव होगा। वो HGPRT क्या है, ये हमारे पास एक एंजाइम है। क्या है हमारे पास? एक एंजाइम है, उसका मैं नाम लिख देता हूं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। H होता है हाइपोजेंथीन, क्या है हमारे पास? हाइपोजेंथीन। G फॉर गवानीन। RPR होता है फास्फोराइबोसाइल, फास्फो, R से राइबोसाइल और T से ट्रांसफरेज, T से ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है HGPRT एंजाइम। और ये जो HGPRT एंजाइम है ये हाइपोजेंथीन को कन्वर्ट करता है, किसको? हाइपोजेंथीन को कन्वर्ट करता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट में। किसमें? इनोसिन मोनोफॉस्फेट में। या फिर गवानीन को कन्वर्ट करता है गवानीन मोनोफॉस्फेट में। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, लाजमी बात है जब एक सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो डिवाइड करने के लिए उसको न्यूक्लियोटाइड्स डबल करने होंगे, उनको डीएनए रेप्लिकेशन करनी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उनको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए उसको ये सिंथेसिस करनी पड़ती है। उसको हाइपोजेंथीन जो रॉ मटेरियल है उसको इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है। फिर इनोसिन मोनोफॉस्फेट से ही एडेनिन और गवानीन बनते हैं। फिर गवानीन से जो मोनोफॉस्फेट GMP, GDP और GTP जो आप, या जिस तरह ए से अगर शुरू करें तो AMP, ADP और ATP, तो एडेनिन, गवानीन और साइटोसिन और हमारे पास थाइमिन, इस तरीके के जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बनाने के लिए एंजाइम यूज होता है हाइपोजेंथीन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम इस ब्लड में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि जहां डीएनए रेप्लिकेट करेगा उसके लिए पहले उसको न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं तो सेल में होना चाहिए। तो ए बी पॉजिटिव, HGPRT पॉजिटिव। इस माउस के ब्लड में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट हैं और ये भी प्रेजेंट है। अभी तो मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको समझना है।
एक इसमें खामी है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये जो स्प्लीनिक सेल्स है इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम है। बहुत जल्दी ये जो सेल्स है ये मर सकते हैं, बहुत जल्दी ये सेल्स क्या है, मर सकते हैं। जो स्प्लीनिक प्लाज्मा सेल्स हमने उठाए हुए हैं उसमें एंटीबॉडीज भी हैं, उसमें HGPRT भी है, लेकिन उनके लाइफ साइकिल जो है वो बहुत कम है। उनके लाइफ साइकिल क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो क्या करना है, हम ये एक तरह के सेल्स हैं, इसको फ्यूज करेंगे एक और तरह के सेल्स के साथ जिसको माइलोमा सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलोमा सेल्स। अब माइलोमा सेल्स और कुछ भी नहीं है, यही हमारे पास जो बी सेल्स होते हैं, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज बनानी होती है, यही सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें कैंसर आ चुका होता है, ये म्यूटेटेड हो चुके होते हैं, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि इनमें डिवीजन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये खुद को डिवाइड कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली खुद को डिवाइड करते हैं, लेकिन ना तो ये एंटीबॉडी बना सकते हैं और ना इनके पास HGPRT नेगेटिव, मतलब HGPRT नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये खुद को उस लिहाज से, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स खुद नहीं बना सकते, न्यूक्लियोटाइड्स खुद नहीं बना सकते। तो ये होते हैं माइलोमा सेल्स या कैंसरस प्लाज्मा सेल्स जिसको बोलते हैं। इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर रहे होते हैं। कैंसरस सेल का मतलब यही होता है कि वो डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। तो क्या है, HGPRT नेगेटिव है ये और AB नेगेटिव है, एंटीबॉडी भी नहीं बना सकते, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल जो है वो इनडेफिनिट है, इंफिनिटी है, इनकी लाइफ साइकिल रुक नहीं सकता। इसमें खुसूसियत है कि अगर इसको किसी मीडियम में डालोगे जहां पर उसको HGPRT पॉजिटिव मिल जाए तो ये खुद को डिवाइड करेंगे और करेंगे, और जब तक ये चाहेंगे ये डिवाइड करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। तो वो माइलोमा सेल्स थे। माइलोमा सेल्स को इन साइंटिस्ट ने, जो कॉलर और हमारे पास माइलस्टेन था, उन्होंने क्या किया कि ये जो प्लाज्मा सेल्स थे इनको उठा के माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कर दिया। यहां पे मैं एक बीकर ले लेता हूं बिलफर्ज, क्या ले लेता हूं, बीकर ले लेता हूं या कोई भी चीज ले लेता हूं, फ्लास्क ले लेता हूं, उसके अंदर मैं प्लाज्मा सेल्स भी डाल लेता हूं। कौन से वाले प्लाज्मा सेल्स, जो माउस से एक्सट्रैक्ट किए थे, स्प्लीनिक प्लाज्मा सेल्स, और इनके अंदर माइलोमा सेल्स भी डाल देता हूं। कौन से वाले, माइलोमा सेल्स। तो ये दोनों जब सेल्स में डालूंगा, एक तरफ बिलफर्ज ये स्प्लीनिक सेल्स हैं और एक तरफ बिलफर्ज ये माइलोमा सेल्स हैं। क्या है मेरे पास, माइलोमा सेल्स हैं। तो कुछ वक्त के बाद क्या है कि इनमें फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, इनमें से जो कुछ सेल्स हैं वो आपस में हाइब्रिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड। मतलब वो आधे माइलोमा सेल्स होंगे और आधे हमारे पास प्लाज्मा सेल्स होंगे, उनका एक हाइब्रिड सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक हाइब्रिड सा बन जाएगा। तो इस तरीके के सेल्स को फिर हम बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स। अब देखो ये बीकर है, इस बीकर में हमने एक प्लाज्मा सेल्स डाल दिए, एक माइलोमा सेल्स डाल दिए। दोनों सेल्स डालेंगे तो हमें फिर 3 किस्म के सेल्स मिलेंगे। किस तरह के सेल्स मिलेंगे, 3 किस्म के। एक हमारे पास प्योरली प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, मतलब जो फ्यूज नहीं हुए, एक उस तरह के सेल्स मिलेंगे। एक हमारे पास प्योर माइलोमा सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, माइलोमा सेल्स मिलेंगे, तो वो भी हमारे पास मिलेंगे। और एक हमारे पास नए किस्म के सेल्स मिलेंगे जो कि आधे प्लाज्मा सेल होंगे और आधे माइलोमा सेल्स होंगे, और उनको हम बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल्स। उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडोमा सेल्स, जिसमें बी सेल हमारा क्या है, ये जो हमारे बी सेल्स थे वो फ्यूज हो गए हैं अब माइलोमा सेल्स के साथ, और उन्होंने एक नई किस्म के सेल्स बना लिए, हाइब्रिडोमा सेल्स। और हाइब्रिडोमा सेल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि वो HGPRT पॉजिटिव हैं, कि उनमें HGPRT के एंजाइम्स मौजूद हैं या उसके जीन्स मौजूद हैं। एक बात, दूसरी वो एंटीबॉडी पॉजिटिव है, मतलब हाइब्रिडोमा सेल्स एंटीबॉडी भी बना सकते हैं। एक HGPRT पॉजिटिव है, मतलब इनमें एबिलिटी है कि ये खुद को डिवाइड करेंगे। दूसरा ये है कि एंटीबॉडी भी बना सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी नई आई है कि अब इनका जो लाइफ साइकिल है वो इनफिनिट है, इनडेफिनिट है, कभी रुकेगा ही नहीं। पहले वो लेस था तो जल्दी मरने वाले थे, अब ये इमॉर्टल हो गए हैं, अब ये मरने वाले नहीं है, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो इनडेफिनिट है। तो इस तरह के सेल्स क्या कर रहे हैं, इस तरह के सेल्स उसी एंटीजन के खिलाफ क्या करेंगे, जितने मर्जी हम चाहें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। लैब के अंदर ये हाइब्रिडोमा सेल जो है, ये लैब के अंदर ही, इनको जब तक हम लैब के अंदर प्रॉपर कंडीशन देंगे तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते रहेंगे। वही एंटीबॉडीज जिसके जो हमारे पास बनी थी इस एंटीजन के खिलाफ।
इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे पास बनी थी, ये वाली एंटीबॉडीज बनी थी, लेकिन उनका लाइफ साइकिल कम था, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना या बाद में स्टोर करना मुश्किल था। तो उसको हमने फ्यूज किया माइलोमा सेल्स के बाद। माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज करने से क्या हुआ कि अब वो एंटीबॉडीज भी बन रही है, और ये भी लैब में हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, इसको दोबारा हम कहीं डाल नहीं रहे, और हमारे पास वो इनडेफिनिट, जब तक हम चाहें हमें एंटीबॉडीज वहां से मिलेंगी। यहां पे मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है HAT मीडियम। क्या लिखा हुआ है? HAT मीडियम, हाइपोजेंथीन अमीनोट्रेपिन थाइमिलिडेट। तो ये हमारे पास सिंपल, अगर इसको मैं बता दूं, HAT मीडियम जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि प्लाज्मा सेल्स यहां से ये तो मारे जाएंगे क्योंकि लाइफ साइकिल इनका कम है, लेकिन माइलोमा सेल्स जो है वो तो मरेंगे नहीं। तो फिर माइलोमा सेल्स को हाइब्रिडोमा सेल्स से सेपरेट करने के लिए उसको डाला जाता है HAT मीडियम में। किसमें डाला जाता है? HAT का मीडियम जो है वो बना दिया जाता है HAT मीडियम में, और उसमें माइलोमा सेल्स को भी और हाइब्रिडोमा सेल्स को भी डाल दिया जाता है। अब HA मीडियम क्या करता है कि अगर किसी सेल के पास HGPRT पॉजिटिव मौजूद है तो वो तो ग्रो करेगा, वो उस मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि HAT भी हाइपोजेंथीन है। तो अगर किसी के पास HGPRT ये एंजाइम की जीन्स मौजूद है तो वो उस मीडियम में ग्रो करेगा। जिस सेल के पास HGPRT नहीं है वो HAT मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता। और हमने पहले ही कहा था माइलोमा सेल्स के पास HGPRT नहीं होता तो वो HAT मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और हमारे पास सिंपल हाइब्रिडोमा सेल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हाइब्रिडोमा सेल्स आ जाएंगे। फिर एक और बात याद आई कि ये जो प्लाज्मा सेल्स है और ये जो माइलोमा सेल्स है, इनको फ्यूजन करने के लिए, इनको फ्यूज करने के लिए हमारे पास एक केमिकल यूज होता है जिसको PEG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PEG। फ्यूजन के लिए PEG यूज होता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, तो ये यूज होता है फॉर फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो इसके फिर हमारे हाइब्रिडोमा सेल्स आ गए। इन हाइब्रिडोमा सेल्स की अब यही प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अनलिमिटेड एंटीबॉडीज बना रहा होगा इस एंटीजन के खिलाफ। किसके खिलाफ? इस एंटीजन के खिलाफ। तो बिलफर्ज ये एंटीजन हमने कंसीडर किया था किसके लिए? किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए कंसीडर किया था। तो ये सेल मैं दोबारा ले लेता हूं ऐसे, ये ब्रेस्ट सेल था और इसके ऊपर HER2 रिसेप्टर थे। क्या थे? HER2 रिसेप्टर। तो अब क्या है, क्योंकि हमने HER के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली, हम ये एंटीबॉडीज इस पे डाल देते हैं। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो इस पे डालेंगे तो यहां पे एंटीबॉडीज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज फिर क्या करेंगी? यही एंटीबॉडीज हमारा अपना इम्यून सिस्टम यूज करेंगी। क्या करेंगी? हमारा अपना इम्यून सिस्टम यूज करेंगी, हमारे न्यूट्रोफिल्स को यूज करेगी, हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम को यूज करेगी, हमारे मैक्रोफेजेस को यूज करेगी और उनको पास बुलाएगी। और जहां पर ये है, अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो कैंसरस सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कि वो कई तरह के कैंसर में भी इन्वॉल्व है, इसी तरह डायग्नोसिस में भी इन्वॉल्व है। कि अगर हम किसी एंटीजन के खिलाफ हो, जैसे क्लैमीडिया है, उसको क्लैमीडिया बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से क्लैमीडिया बीमारी होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एक क्लैमीडिया। तो क्लैमीडिया में क्या सीन होगा कि वहां पे लाजमी बात है हम क्लैमीडिया के एंटीजन उठाएंगे, उसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएंगे, फिर वो एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करेंगे पेशेंट में। तो पेशेंट में अगर वो एंटीबॉडीज कहीं पे एक्टिवेट हो जाए, उसके साथ प्रोब वगैरह लगाया जाता है ऊपर लेवल पे, फिर सुनोगे तो वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाता है कि एंटीबॉडीज ने एंटीजन अपना ढूंढ लिया है। तो इट्स मीन कि इस बंदे में क्लैमीडिया के जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो मौजूद है, तो इसको क्लैमीडिया है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर और मुख्तलिफ हार्मोन्स का टेस्टिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो ये सारा सीन जो है, इसमें एलिजा टेक्निक जो है हमारे पास वो भी इन्वॉल्व होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज। इसको मैंने कुछ मिसालें दी है ना कि हम HER2 के लिहाज से कर सकते हैं। और याद रखना, इसके लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती है ये खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में जो HER2 के लिए, उसको बोलते हैं ट्रास्टुजुमैब। क्या बोलते हैं? ट्रास्टुजुमैब।
अब ये मैप क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ये उसका नाम है। तो इस तरह कई किस्म के MAB होंगी और पीछे उसका नाम होगा। तो कहीं पर अगर आखिर में मैप आ रहा है तो समझ लो कि कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो होप सो के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इसका जो काम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है वो समझ आ गया होगा। एक इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास के हम बी सेल्स के खिलाफ जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएंगे, खासतौर पर बिलफर्ज कोई बी सेल है और वो कैंसरस हो गया है या वैसे ही नॉर्मल बी सेल है, तो उस बी सेल के खिलाफ हम एंटीबॉडीज बना लें। क्या बना, बी सेल पे भी कई रिसेप्टर्स होते हैं, तो हम उस रिसेप्टर्स के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बनाते हैं और इन एंटीबॉडीज को फिर बी सेल के साथ चुमोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर वो कैंसरस बी सेल है या ल्यूकीमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ल्यूकीमिया है या कोई लिम्फोमा है, वो बी सेल्स में कैंसर हुआ है, तो उन बी सेल्स के खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज जो है वो काम करना शुरू कर देंगी और वो एंटीबॉडीज को, उस बी सेल को जो है वो मार देगी। इसी तरीके से जो टिश्यू रिजेक्शन होता है, क्या होता है टिश्यू रिजेक्शन, उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, खासतौर पर ये जो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होती है, किडनी जब ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसमें हमारे पास जो है ना मैचिंग की जाती है कि यार किस बंदे की किडनी लग सकती है और किस बंदे की किडनी नहीं लग सकती। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैचिंग की जाती है। तो उस मैचिंग को एक्यूरेट करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि बिलफर्ज ये एक डोनर है, ये वो बंदा है जो किडनी देगा, ये डोनर है, ये क्या है डोनर, और ये बंदा जो थोड़ा खुश है क्योंकि इसको किडनी मिल रही है, तो ये थोड़ा खुश है क्योंकि इसको किडनी मिल रही है, तो ये हमारे पास रिसेप्टर है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि इसके सेल्स भी लेते हैं, वहां से एंटीजेंस लेते हैं और उस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और उन एंटीबॉडीज के लिहाज से पता चल जाता है कि इसके एंटीजेंस कौन से हैं। इसी तरह इसके भी एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है, इसके एंटीजेंस के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाई जाती है। दोनों को कंपेयर किया जाता है कि अगर दोनों के एंटीजेंस में ज्यादा मैचिंग हुई तो वो फिर डोनर बन सकते हैं, अगर मैचिंग बहुत कम है तो ये बंदा अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकता। और इस तरीके से हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी उस हवाले से बना सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये बंदा किडनी डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बंदा कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास लेक्चर हो जाता है। हालांकि हमने समझना था सिर्फ वो जो फर्स्ट ईयर में एक बॉक्स है, उस बॉक्स को थोड़ा तसल्ली से समझना था। तो होप सो कि अभी उस बॉक्स के बारे में जो भी पढ़ोगे वो समझ आ जाएगा। अब भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बात मुश्किल रह जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।